हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल दोज आर वॉचिंग माई वीडियो। कैसे हैं आप सब? तो गाइज, जो हमने कल अपना लास्ट टॉपिक जो हमने फिनिश किया था, इट वाज द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन, केमिस्ट्री ऑप्शन अलॉन्ग विद द कैटालिसिस। तो हमारा जो कल का जो टॉपिक था दैट वाज कैटालिसिस की कैटालिसिस होती क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैटालिसिस प्रोसेस, बेसिकली such topics we have just finished in the last video. So now our today's topic is applications of adsorption. तो मतलब adsorption जो वर्ड हम अब तक यूज करते हुए आ रहे हैं, उस adsorption का यूज कहाँ होता है वो चीज हमें पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, हम किस लिए यूज करेंगे वो चीज हमें यहाँ पर देखनी है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, जब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन की जब हम बात करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट है कि कहाँ कहाँ पर आपका ये एड्सॉर्प्शन जो होगा वो आपका यूज होगा। ठीक है, ये चीज देखो, सबसे पहले जो आपकी टर्म है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है। तो मैंने ये चीज आपको पहले ही बताई थी कि जो कोल माइंस होती हैं, उन वहां जो वर्कर्स काम करते हैं वो अपने फेस पर एक मास्क लगा कर काम करते हैं। वो रीजन क्या होता है, क्योंकि जब कोल माइंस में लोग काम करते हैं तो वहां पर जब बर्निंग होती है कोल की, सो लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेज रिलीज एट दैट टाइम। तो अगर वो मास्क वगैरह नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो हार्मफुल एयर तो बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगी। ठीक है, एंड इट विल लीड टू द रेस्पिरेटरी डिजीज एज वेल। तो उसका क्या रीजन होता है कि जो मास्क लगा करके जाते हैं ना, उस मास्क में क्या लगा होता है, उस मास्क के अंदर चारकोल लगा होता है, और उस चारकोल की टेंडेंसी क्या होती है, एड्सॉर्प्शन करने की टेंडेंसी होती है कि जितनी भी आउटर हार्मफुल एयर होगी, हार्मफुल गैसेस जितनी भी होंगी, वो चारकोल जो होगा वो उन सभी को एड्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और जब एड्सॉर्ब करेगा तो सिर्फ और सिर्फ जो प्योर एयर होगी, जो प्योर फ्रेश एयर होगी, वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करती है। सो इसमें क्या लिखा, द रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ एयर कैन बी एड्सॉर्ब्ड बाय चारकोल फ्रॉम अ वेसल इवैक्यूएटेड बाय अ वैक्यूम पंप to give a very high vacuum. नेक्स्ट, गैस मास्क जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है, वही चीज ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने का काम करता है, जो एड्सॉर्प्शन होता है। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि भाई ह्यूमिडिटी को कैसे कंट्रोल करता है। मैंने आपको एक सिलिका जेल का एग्जांपल दिया था एक वीडियो में। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई नई चीज खरीद करके लाते हो, कोई भी नया चीज परचेज करते हो, सपोज करो कि ब्रीफ केस आप ले रहे हो, कोई भी कुछ भी, कोई नया पर्स आप खरीद रहे हो, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट खरीद दो जिसको खराब होने का जिसके चांसेस होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनमें छोटे छोटे से पाउचेस आते हैं साथ में। वो पाउचेस किसके होते हैं, सिलिका जेल के होते हैं। और वो सिलिका जेल क्या काम करता है, वो सिलिका जेल जो भी मॉइस्चर होता है, जो भी ह्यूमिडिटी थोड़ा बहुत भी कंटेंट होता है, उसको एड्सॉर्ब करने का काम करता है और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम द सोल्यूशन। रिमूवल ऑफ कलरिंग मेटल फ्रॉम द सोल्यूशन, मतलब जितना भी कलरिंग मेटर होता है उसको रिमूव करने का जो काम होता है ना, वो किसका होता है, वो एड्सॉर्प्शन का होता है। बस इतनी सी चीज आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अच्छा, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट मैंने आपको बताया था। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कौन से होते हैं? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, दीज आर दोज कैटलिस्ट in which the catalyst as well as the reactants both are present in the different phase में present होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, heterogeneous catalyst बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, adsorption of catalyst on the solid surface, I'm repeating again, adsorption of reactants on the solid surface, मतलब किसी भी solid का जो surface है उस पर जो आपका adsorption होता है reactants का, solid surface of catalyst increase the rate of reaction. There are many gaseous reactions of industrial importance involving solid catalyst. Manufacture of ammonia using iron as a catalyst, manufacture of sulfuric acid by contact process. हम सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन कैसे करते हैं, बाय कॉन्टेक्ट प्रोसेस हम करते हैं। एंड यूज अ फाइनली डिवाइडेड निकल, जो निकल होता है दैट इज ऑल्सो वर्क्स लाइक अ कैटलिस्ट। ठीक है, इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स आर एग्जाम्पल ऑफ कैटलिसिस प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। हमें इनर्ट गैसेस क्या होती हैं? इनर्ट गैसेस, दीज आर दोज गैसेस विच आर कंप्लीटली स्टेबल, दे डू नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। मतलब जो 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर नोन एज इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस, बिकॉज दे हैव कंप्लीटली एंड फुली फिल्ड कॉन्फिग्रेशन, राइट। सो ड्यू टू डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन, इसी में से इक्वेशन बन जाते हैं कि एड्सॉर्प्शन की कोई भी एक एप्लीकेशन बता दो, कोई भी दो एप्लीकेशन बता दो, तो आपको पता होना चाहिए
कोल माइंस में इसका यूज होता है, सेपरेशन इनर्ट गैसेस को सेपरेट करने में यूज किया जाता है। हाइड्रोजन इन द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस में आप एड्सॉर्प्शन प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस आपके आते हैं। और दूसरा आप और क्या क्या चीजें बता सकते हैं, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम द सोल्यूशन, आप कंट्रोल ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। गैस मास्क में यूज किया जाता है। तो जी ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन। नेक्स्ट, डिजीज को क्योर करने में भी यूज किया जाता है, क्योंकि जो एड्सॉर्प्शन नंबर ऑफ ड्रग्स, मतलब बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं विच आर यूज्ड टू किल जर्म्स by getting adsorbed on them. नेक्स्ट, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये आपको पढ़ेंगे जनरल आइसोलेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, बस फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो सल्फाइड ओर्स होती है ना, उनको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, मतलब उनकी रिफाइनिंग, उनको प्योरीफाई किया जाता है बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम सिलिका एंड अदर अर्थी मैटर। सो बाय दिस मेथड यूजिंग पाइन ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल जिसको हम बोलते हैं, और फ्रोथिंग एजेंट जो होता है उसको यूज करते हैं। दैट यू विल लर्न अबाउट इन द चैप्टर आइसोलेशन, जनरल आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर सरफेस ऑफ सर्टेन प्रेसिपिटेट्स सच एज सिल्वर हैलाइड्स फ्रॉम होम हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एड्सॉर्बिंग सम डाइज like resin, fluoresin, etc. and they are producing a characteristic color at the end point. बस इतना यहाँ पर याद रखिए, और ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। कैटालिसिस प्रोसेस मैंने आपको बताई थी। कैटालिस्ट क्या होते हैं? दीज आर दो सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और कैटलिस्ट को भी एनहेंस करने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? प्रोमोटर्स करते हैं। और डिक्रीज करने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? आपके पॉइजन्स करते हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया था कि दो तरीके की कैटालिसिस प्रोसेस होती है, एक होती है होमो कैटालिसिस, एक होती है आपकी हेट्रो कैटालिसिस। तो होमोजीनियस कैटालिसिस में क्या था कि उसमें आपका रिएक्टेंट और जो कैटालिस्ट होता है दैट इज इन द सेम फेज, और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, जो रिएक्टेंट और कैटालिस्ट होते हैं दे आर इन द डिफरेंट फेजेस। बस ये आपके माइनर डिफरेंसेस थे जो आपको लर्न कर रहे थे। नेक्स्ट आपका क्या आता है, जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, विच इज व्हाट, विच इज एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। मतलब हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का मतलब क्या है कि भाई जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों अलग अलग फेजेस में थे, उसकी प्रॉपर थ्योरी क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, उसके पीछे का पूरा क्या बैकग्राउंड है उसका, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो देखो ओल्ड थ्योरी क्या कहती है, हमें ये पता है कि रिएक्टेंट जो होते हैं ना वो गैसियस स्टेट और इन द सॉल्यूशंस आर एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। बहुत ध्यान से सुनो, ओल्ड थ्योरी ये कहती है कि भैया जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्टेंट जो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सपोज करो कोई भी रिएक्टेंट आपका गैसियस फेज में प्रेजेंट है या कोई सॉल्यूशन फेज में, मतलब लिक्विड की फेज में, एक्वस फेज में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके सरफेस पर एड्सॉर्ब होगा, वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड कैटलिस्ट के सरफेस पर एड्सॉर्ब होगा। जैसे आपने निकल ले लिया, निकल क्या होता है, सॉलिड कैटलिस्ट होता है। आपने प्लेटिनम ले लिया, सॉलिड कैटलिस्ट होता है। ठीक है, आपने MnO2 ले लिया, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो ये सारे क्या है कि रिएक्टेंट, ओल्ड थ्योरी ये कहती है कि रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट जो गैसियस स्टेट में और सॉल्यूशंस में की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ एड्सॉर्ब होंगे, ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, मतलब द इंक्रीज इन, अगर कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन किसी सॉलिड सरफेस कैटलिस्ट के ऊपर इंक्रीज होती है तो उसके साथ साथ क्या होता है, सरफेस इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। दोबारा ध्यान से सुनो, द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द सॉलिड सरफेस, अगर किसी सॉलिड सरफेस कैटलिस्ट के कोई भी आपका सॉलिड कैटलिस्ट है, अगर उसके सरफेस पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए तो रिएक्शन का जो रेट होता है ना वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, आप सोचो कि पहले आपने कम कॉन्सेंट्रेशन आपने ले रखी थी, 1 मोलर थी, 2 मोलर थी, उसी के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते चले जा रहे हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। एड्सॉर्प्शन, हमें पता है कि एड्सॉर्प्शन कैसी होती है, एड्सॉर्प्शन एक आइसोथर्मिक प्रोसेस होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, सिर्फ हम प्रेशर के बारे में बात करते हैं, टेम्परेचर से उसका कोई लेना देना होता ही नहीं है। So the heat of adsorption is utilized in enhancing the rate of a
रिएक्शन। ये तो बात हुई पुरानी थ्योरी की, कि पुरानी थ्योरी तो ये बात बोलती थी। चलो अब मॉडर्न थ्योरी आ गई। मॉडर्न थ्योरी ने क्या बोला कि भैया जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं ना इंटरमीडिएट कंपाउंड्स का, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स क्या होते हैं कि आफ्टर द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट विद अ पर्टिकुलर कैटलिस्ट आपको पहले एक इंटरमीडिएट मिलेगा और उसके बाद आपको मेन प्रोडक्ट मिलता है। तो इसमें होता क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, फॉर्मेशन थ्योरी एंड ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी। अब इसमें बहुत सारी चीजें आई। मॉडर्न थ्योरी को स्टेप वाइज करा गया। सबसे पहली चीज मॉडर्न थ्योरी को स्टेप वाइज किया गया। वो स्टेप वाइज कैसे करा गया? उसमें ये बोला कि जो कैटलिस्ट अपना काम करता है ना किसी भी रिएक्शन को पूरा कराने में, वो कैटलिस्ट किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहला भाई उसकी जो एक्टिविटी थी ना वो ये थी, सबसे पहले तो डिफ्यूजन होगा रिएक्टेंट्स का एट द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। मतलब कैटलिस्ट आपने जो भी आपका काम कर रहे हो आपने उसमें कैटलिस्ट डाल दिया। हुआ क्या कि जैसे ही आपने कैटलिस्ट डाला, जो आपके रिएक्टेंट्स थे उन रिएक्टेंट्स का डिफ्यूजन होना शुरू हो गया। मतलब उनकी ब्रेकिंग होनी शुरू हो गई, वो डिकम्पोज होने शुरू हो गए। अब रिएक्टेंट्स आपके डिकम्पोज होने शुरू हुए, कैटलिस्ट ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब डिफ्यूजन हुआ तो डिफ्यूजन होने के बाद किस चीज की जरूरत पड़ी? डिफ्यूजन होने के बाद एड्सॉर्प्शन की जरूरत पड़ी कि डिफ्यूज तो हो गया, लेकिन अब होगा क्या? अब आपका एड्सॉर्प्शन होगा उन्हीं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जिनका डिफ्यूजन किया गया है। किसके सरफेस पर? कैटलिस्ट के सरफेस पर। चलो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हुई। जब एड्सॉर्प्शन भी हो गया तो आप एक चीज सोचो, आप एक स्टेज पर पहुंचते जा रहे हो कि आपको एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन आपकी होनी शुरू हो गई। अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट, कि जब आपका डिफ्यूजन हुआ, एड्सॉर्प्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन आपकी स्टार्ट हो गई तो आपको एक इंटरमीडिएट मिल गया। ठीक है, अब इंटरमीडिएट आपको मिल गया। इंटरमीडिएट मिलने के बाद क्या होगा कि जितना आपका एरिया था उतने एरिया में आपका क्या हुआ? उतने एरिया में आपका एड्सॉर्प्शन हो गया। जब एरिया आपका खत्म हुआ तो जो भी आपके एक्सटर्नल पार्टिकल्स आ रहे थे उन्हें स्पेस मिलानी, तो एड्सॉर्ब होने के साथ साथ क्या होना शुरू हो गया? डिसॉर्प्शन होना शुरू हो गया। मतलब जितने पार्टिकल्स बाहर के आए उतने ही पार्टिकल्स आपके दोबारा से रिमूव होना शुरू हो गए, बिकॉज द सरफेस वॉज कंप्लीटली ऑक्यूपाइड। ठीक है, so desorption of reaction products from the catalyst surface and thereby making the surface available again for more reaction to occur। तो क्या होगा? आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो जो कैटलिस्ट था वो बच जाएगा और उसी कैटलिस्ट को आप फर्दर फिर दूसरी रिएक्शन में हम क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब एक नेक्स्ट चीज आपकी क्या थी? कब डिफ्यूजन भी, जब आपका डिसॉर्प्शन भी हो गया तो डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट away from the catalyst surface, the surface of the catalyst, unlike the inner part of the bulk, has free valencies which provide the seat for the chemical force of attraction। बस सिंपल सी चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो पार्टिकल्स आपके रिमूव हुए थे, फिर आपका प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बनने के साथ साथ आपका कैटलिस्ट आपका बाहर आ गया और उसी कैटलिस्ट को आपने फर्दर फिर दोबारा से केमिकल रिएक्शन के अंदर आपने यूज कर लिया। ठीक है, तो ये आपकी बात हुई कि मॉडर्न थ्योरी की। अब ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी किस चीज को एक्सप्लेन करती है? दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाई द कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज, कि तुमने पूरी प्रोसेस कर ली, तुमने सारा काम कर लिया, लेकिन आपका कैटलिस्ट ही मतलब खत्म ही नहीं होने में आ रहा। वो कैटलिस्ट को आप बार बार यूज कर रहे हो। ये रीजन क्या है कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाई द कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज्ड इन मास and chemical composition at the end of the reaction and is effective even in small quantities, कि अगर छोटी सी अमाउंट में भी कैटलिस्ट आपने डाल दिया ना तो वो भी आपका वर्क कर जाएगा। अच्छा, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था मॉडर्न थ्योरी का? इसका ड्रॉबैक ये था कि ये जो थ्योरी थी ना, इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट इन प्रोमोटर्स एंड कैटालिटिक पॉइजन, कि मतलब जो प्रोमोटर्स जो होते हैं वो किस तरीके से अपना वर्क करते हैं प्रॉपर, तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब देखो, आपको मैं यहाँ पे समझाती हूँ। ये आपका एक सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, ये कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसीज। इसके पास क्या प्रेजेंट है? इसके पास फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट है। ये क्या है? ये आपका एक ए बी नाम का, मतलब A+B नाम का आपका एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है। ठीक है, कैटलिस्ट ये रखा हुआ है जिसके पास फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट हैं। AB रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है, मतलब रिएक्टेंट्स हैं। जब ये कैटलिस्ट इनके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा?
आपको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देता है। सबसे पहली चीज देखना, आपको क्या मिला, आपको एक इंटरमीडिएट मिल गया। मतलब अभी कैटलिस्ट सिर्फ इनके साथ जुड़ेगा, आपको प्रोडक्ट नहीं देगा, क्योंकि पहले तो वो काम करना शुरू करेगा उनके साथ। सपोज करो जब हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जब हम एंटासिड का यूज करते हैं या जब हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं, तो होता क्या है, सबसे पहले वो जो आपका इफेक्टिव साइट के पास जाकर के वो जो हम एक टर्म पढ़ते हैं एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, जो आप अपना नेक्स्ट पढ़ोगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर में, तो ये उसमें क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट बनने से पहले, मतलब आपको रिलीफ होने से पहले वो जो मेडिसिन आप ले रहे हो ना, वो मेडिसिन उसी टारगेट साइट के ऊपर जाकर के बाइंड हो जाती है। वही काम यहाँ पर कैटलिस्ट करेगा कि कैटलिस्ट के जो होगा वो इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। क्या बना दिया, रिएक्टिंग सरफेस बना दिया, एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल बना दिया, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब होगा क्या, एड्सॉर्प्शन होगा किसका, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का। मतलब ये जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है इनका क्या होना शुरू होगा, इनका एड्सॉर्प्शन होना अब शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब ये एड्सॉर्प्शन हो गया, अब सोचो कि इतना स्पेस है, यहां से लेकर के अगर आपका यहां तक स्पेस है तो स्पेस तो खत्म हो गया, ऑक्यूपाई हो गया पूरा का पूरा एरिया। और जब जितने भी एक्सटर्नल पार्टिकल्स आएंगे, अब एक्सटर्नल पार्टिकल्स यहाँ पे रुक ही नहीं सकते क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाइड है, कंप्लीटली फिल्ड स्पेस है। तो होगा क्या, तो आपका डिसॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा और जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स आपके वापस। तो आपको क्या मिल जाएगा, एक ए भी नाम का यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल गया और ये कैटलिस्ट आपका वापस से क्या हो जाएगा, एज इट इज आपको आपकी फॉर्म में ही मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपकी बात हुई ओल्ड थ्योरी की और मॉडर्न थ्योरी की, किस तरीके से वर्क करता है कैटलिस्ट। फीचर क्या होते हैं कैटलिस्ट के, सबसे पहली बात अपने को क्या है, हम ये टॉपिक यहीं पर खत्म करेंगे। जो एक्टिविटी होती है ना कैटलिस्ट, सबसे पहली बात आप देखो, आपको इतना रीड नहीं करना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन का मतलब क्या है, जहां पर कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट मस्ट गेट एब्जॉर्ब रीजनेबली स्ट्रांगली ऑन द कैटलिस्ट टू बिकम एक्टिव। जो रिएक्टेंट्स हैं वो कहां पर एब्जॉर्ब होने चाहिए, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब होने चाहिए कैटलिस्ट के सरफेस पर। ठीक है, तो ये आपके मेन वर्क्स होते हैं, मेन फंक्शंस होते हैं, मेन फीचर्स होते हैं सॉलिड कैटलिस्ट के। Next, they must not get adsorbed so strongly that they are embolized and other reactants are left with no space on the catalyst surface for adsorption. अच्छा, एक ये जो नेक्स्ट टर्म आती है, व्हाट डू यू मीन बाय शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस या सिलेक्टिविटी हम बोलते हैं। तो सिंपल सी चीज है, सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस प्रोसेस, कि शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस प्रोसेस होती क्या है। तो सिलेक्टिविटी का मतलब देखो, सिलेक्टिविटी का तो मतलब उसी से समझ आ रहा है, स्टेटमेंट से ही। द सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटालिस्ट इज द एबिलिटी टू डायरेक्ट अ रिएक्शन। द सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, जो किसी कैटलिस्ट की जो सिलेक्टिविटी होती है, मतलब आप उसको किस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हो, आप उसका नेचर के बेस पर आप उसको कैसे चेक कर पा रहे हो। द कैटलिस्ट, द सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मतलब कौन से प्रोडक्ट के लिए हम कौन से कैटलिस्ट का यूज करेंगे, दैट इज नोन एज शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस या सिलेक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं। देखो, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का डिफ्यूजन करना था, हमने उसका क्या करा, रिडक्शन हम उसका कर रहे हैं, मतलब हम उसका हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, उसमें हाइड्रोजन हम ऐड कर रहे हैं। हमें क्या मिलेगा, हमें मीथेन गैस मिलेगी और वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा। अब आप एक चीज देखो, ये क्या है, निकल कैटालिस्ट है, क्योंकि निकल कैटालिस्ट इस रिएक्शन को करने में बड़ा हेल्पफुल होगा। आपने आपने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यूज करी है, हाइड्रोजिनेशन आप उसका कर रहे हो, लेकिन अगर आपने कैटलिस्ट कॉपर और जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में, क्रोमियम ऑक्साइड के, क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर आपने इस रिएक्शन को करा दिया ना, तो आपको मीथेन नहीं मिलेगा। देखो, बराबर बात है बिल्कुल, बस हुआ क्या यहाँ पर है कैटलिस्ट का डिफरेंस। अगर आपने यहाँ पर निकल लिया तो आपको मीथेन मिला, आपने कॉपर और जिंक ऑक्साइड लिया तो आपको मिथेनॉल मिला, और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कॉपर एज अ कैटलिस्ट वर्क यूज करा है तो आपको क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग फॉर्मल्डिहाइड। दिस इज नॉन एज सिलेक्टिविटी, कि एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट एक ही पर्टिकुलर रिएक्शन को करने में हेल्पफुल होता है। तो सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इज द एबिलिटी टू डायरेक्ट अ रिएक्शन, इज द एबिलिटी टू कंप्लीट अ रिएक्शन, ठीक है, टू गिव अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। A catalyst is highly selective in nature. A given substance can act as a catalyst only in a particular reaction and not for
all the reaction, and this is known as shape selective catalysis by zeolites. Zeolites क्या होते हैं? जियोलाइट्स बहुत अच्छे शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शेप सिलेक्टिव कैटलिसिस क्या होते हैं? द कैटेलिटिक रिएक्शन। कैटेलिटिक रिएक्शन क्यों बोला? क्योंकि जिस भी रिएक्टेंट की रिएक्शन आप पर्टिकुलर कैटलिस्ट के साथ करा रहे थे, तो कैटलिस्ट ही तो मेन चीज है उसमें, बिना कैटलिस्ट के तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पा रही। सो दैट ओवरऑल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कैटेलिटिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। द कैटेलिटिक रिएक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर। पोर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जो उसकी फ्री वैलेंसीज होती हैं, जो उसका स्पेस प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर जो डिपेंड करता है ना, depend upon the pore structure of the catalyst and the size of the reactant in product molecule is known as shape selective catalyst. It is very 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 important question. शेप सिलेक्टिव कैटेलिसिस का मतलब क्या होता है? वो कैटेलिटिक रिएक्शन जो किसके ऊपर डिपेंड करती है? कैटेलिस्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है, कैटेलिस्ट की वैलेंसी और फ्री स्पेस के ऊपर डिपेंड करती है, और साइज के ऊपर, किसके साइज के ऊपर? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? शेप सिलेक्टिव कैटेलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। और सबसे अच्छा शेप सिलेक्टिव कैटेलिस्ट जो होता है वो कौन होते हैं? जियोलाइट्स बोलते हैं, जिनका नाम होता है ZSM5 के नाम से होता है, ठीक है। तो जियोलाइट्स क्या है? गुड शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट है बिकॉज ऑफ देयर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। दे आर माइक्रोपोरस। माइक्रोपोरस का मतलब क्या होता है? बहुत छोटी छोटी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। दीज आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स। ये क्या होते हैं? एल्यूमिनोसिलिकेट्स, मतलब एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का मिक्सचर होता है विद 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट्स इन विच सम सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम गिविंग AlOSi framework. The reaction taking place in zeolites depend upon the size and shape of the reactant and product molecule as well as upon the pore and cavities of the zeolite. Found in nature or synthesized for catalytic reactive selectivity. Uses कहाँ होता है? एज कैटलिस्ट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज कर लेते हैं, ठीक है। जियोलाइट कैटलिस्ट यूज इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ZSM5 मैंने आपको बताया था, तो नाम ध्यान रखना। अगर आपसे कोई एक नंबर में पूछ ले कि कौन सा कैटलिस्ट होता है, तो आपको पता होना चाहिए ZSM5 जो है वो आपका क्या है? एक आपका शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट है। इट कन्वर्ट्स एल्कोहल डायरेक्टली इनटू द गैसोलीन। गैसोलीन क्या होता है? पेट्रोल होता है। by dehydrating them to give a mixture of hydrocarbon, ठीक है। सो गाइज इट वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ ओल्ड एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। ये सारी आपकी थ्योरी थी। मैंने आपको बताया शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको ध्यान में रखो। इसके बाद जो हम कल अपना टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे आपका एंजाइम कैटालिसिस प्रोसेस क्या होती है। वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट टॉपिक एंजाइम कैटालिसिस। जैसे आप लॉक एंड की मैकेनिज्म पढ़ते हैं ना कि एक पर्टिकुलर ताले के साथ एक पर्टिकुलर चाबी ही यूज होती है, तो वही होता है एंजाइम कैटालिसिस प्रोसेस क्या होती है। तो ये हम कल करते हैं। सो टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।